देश हित में सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज के काले कुबेर की, जिस पर देश के करोड़ों रुपए की चोरी का आरोप है। बताएंगे आपको कि क्या हुआ इत्र कारोबारी पीयूष जैन का और आज की छापेमारी में क्या क्या। काली कमाई का अंजाम क्या होता है वो आज इत्र कारोबारी पीयूष जैन के जरिए पूरा देश देख रहा है। कन्नौज के धन कुबेर कहे जाने वाले पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। यानी ये मानकर चलिए कि कम से कम 14 दिनों के लिए अब उनका ठिकाना जेल ही होगा। आज भी पीयूष जैन के कन्नौज वाले ठिकाने पर छापेमारी हुई। बिल्कुल, इस दौरान 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है। 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ है। तो कैश कितना मिला? 17 करोड़ 23 किलोग्राम सोना यहां से मिला है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी 600 किलो यहां से मिला है। वहीं चंदन तेल की बात करें, 600 किलो चंदन तेल यहां से मिला, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों के मुताबिक पीयूष जैन ने यह माना है कि उसके घर से मिली पूरी रकम उसी की है। 17 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना, 600 किलो चंदन का तेल। पीयूष जैन ने इसे कहां छिपाया, कैसे छिपाया, रेड के दौरान ये कैसे मिला, ये सारी जानकारी जी न्यूज के पास और सारे सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। काले कुबेर पर रेड रिपोर्ट। पिछले 5 दिनों से कन्नौज के जिस काले कुबेर की चर्चा पूरे देश में हो रही है, उसकी रात थाने में फर्श पर सोते हुए भी थी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन कानपुर के काकादेव थाने में इसी फर्श पर कंबल ओढ़कर सोया था। सुबह हुई तो पुलिस ने जगाया। पीयूष जैन उठा, जूते पहने, मास्क लगाया, उसके बाद टोपी तलाश करने लगा। टोपी पहनने के बाद उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। इस दौरान पीयूष जैन के ठिकाने पर बैंक खुद चलकर आया। कन्नौज में पीयूष जैन के ठिकाने पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को बुलाया गया, वो भी नोट गिनने वाली मशीनों के साथ। नोट गिनने वाली एक मशीन कम पड़ गई तो 4 और मशीनें लाई। पीयूष जैन से जुड़े जो गोदाम है, अगल बगल के घर हैं, उन पर तलाशी ली गई पीयूष जैन के बेटों के साथ में। और अब जो एक रफ एस्टीमेट सामने आया है, लगभग 194 करोड़ का कैश पीयूष जैन के अलग अलग ठिकानों से मिला है। 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल। और फिलहाल यहां पर जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम एक सैंपलिंग करने में जुटी हुई है, क्योंकि परफ्यूम कंपाउंड बनाने का काम यहां पर पीयूष जैन के गोदाम में होता था। यानी जो कैश मिलना था एक तरह से वो अमाउंट अब सामने आ चुका है। नोटों के बंडल पर लगने वाली पर्ची भी दिखी। अंदर नोटों की गिनती चलती रही और जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी भी जारी रही। शाम होने से पहले पीयूष जैन की कानपुर के सीएमएम कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। माननीय न्यायालय ने 132 1 सबसेक्शन क्लॉज 1 के अंतर्गत उनको 14 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया, क्योंकि ये ऑफेंस सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत किया गया। भारत सरकार का ये केस बनाया गया है। विशाल सिंह के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कन्नौज। तो अब आपको बताते हैं कि पीयूष जैन ने कन्नौज में अपने घर में पैसा कहां पर और किस तरह से छिपा कर रखा था। तो तहखाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पैसा छिपा कर रखा गया था। 17 करोड़ का कैश, 23 किलो सोना। सोचिए जरा, 17 करोड़ रुपए कैश पीयूष जैन के पास। इससे पहले 170 करोड़ की काला धन भी पहले ही बरामद किया गया था। छापेमारी दस्ता उस तहखाने तक पहुंच गया। उसी तहखाने की तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। और ये तहखाना कहां था? वाटर टैंक में। सोचिए किस तरह से सोच समझकर इस तहखाने को वाटर टैंक में बनाया गया था ताकि कोई वहां तक पहुंच ना पाए। पीयूष जैन ने अपने घर के हॉल में ये वाटर टैंक बनवाया था और इसी वाटर टैंक के नीचे ये तहखाना था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही इस वाटर टैंक का कवर हटाया गया, इसके नीचे चंदन के तेल का ड्रम बरामद हुआ। और जब ड्रम हटाया गया तो उसके नीचे 17 करोड़ रुपए कैश मिला और कैश के नीचे
गोल्ड मिला। सोचिए, पहले वाटर टैंक, फिर ड्रम, फिर कैश, फिर गोल्ड, और दावा ये किया जा रहा है कि बरामद हुए ज्यादातर नोट 2016 और 17 के। छापेमारी के दौरान 2000 के नोट भी बड़ी संख्या में मिले। कहा जा रहा है कि गोल्ड भी 2016 और 17 के बीच का ही है, यानी हो सकता है कि नोटबंदी के ठीक बाद कैश और गोल्ड को दबाकर रखा गया हो। और इस तहखाने की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो काले धन के कुबेर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में भूले नहीं विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी पीयूष जैन पर हो रही कार्रवाई को दरअसल अपनी जीत बता रही है और समाजवादी पार्टी को घेर रही है। 17 के पहले यही पैसा, इन गरीबों का ये पैसा इन नेताओं की जेब में चला जाता था, जो आज इनकम टैक्स के द्वारा दीवालों से निकाला जा रहा है। ये आप देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले की दुर्गंध उत्तर प्रदेश में फैली है और समाजवादी पार्टी इस प्रकार के भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करने वाली पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की नजर में आ चुकी है और ऐसा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में करने वाला कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरफ कैश, गोल्ड, चंदन का तेल, इसकी बरामदगी लोगों को हैरान कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। लेकिन देश हित में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बच्चों की, उनके अभिभावकों की। कोरोना से बचाने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? आप कहेंगे वैक्सीन। और अच्छी बात यह कि अब तो 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, पंजीकरण करा पाएंगे। भारत में 15 साल से ज्यादा और 18 साल से ज्यादा कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये टीकाकरण भी मुफ्त होगा और इसके लिए कोविन पोर्टल पर 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भारत में आपको यह भी बता दें, इस समय बच्चों के लिए 2 वैक्सीन, एक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोवी-डी को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में बच्चों के टीकाकरण के लिए इस समय जिला स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पीला बटन देख रहे हैं सब, इस पे हम 90 डिग्री पे पीला बटन दबाते हुए लगाएंगे और पीला बटन छोड़ देंगे। कोरोना के खिलाफ विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन का ट्रेलर। वायल के ऊपर से आप उसका ढक्कन उतारेंगे, वायल आपकी तैयार है, इसको टच नहीं करना है। अब इसके अंदर जितनी वैक्सीन है वो वैक्सीन हमें उतनी लेनी है, करना है और नीचे वाले से बाहर लेना है। देखिए सिरिंज के बिना कैसे लगेगी वैक्सीन। ना सिरिंज की जरूरत, ना दर्द का डर। यह है कोरोना की रोकथाम के लिए बनी पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव-डी की सबसे बड़ी खासियत। और इस खासियत को आप सबके सामने लाने के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। रेडी हो गया ना? अब इसको एंटी क्लॉकवाइज जैसे ऐसे करेंगे तो जहां स्वास्थ्य कर्मियों को यह खास वैक्सीन देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या काम करना है कि ये मिस्टेक ये वैक्सीन नुकीली सिरिंज से नहीं बल्कि जेट इंजेक्टर तकनीक की मदद से लगाई जानी है, जिससे बच्चों को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन भी लग जाए और दर्द भी ना हो। सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे लगेगी भारत में विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन, निडल फ्री वैक्सीन होगी, दर्द भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये जो हमें एक टारगेट दिया गया है कि जो ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है, जो पहली प्लाज्मा डीएनए वैक्सीन है, इसको पेनलेस वैक्सीन बोला जा रहा है। इसके लिए हमारे को एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसको फार्माजेट इंजेक्टर हम बोल रहे हैं। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि किस तरीके से वैक्सीन दी जाएगी। डेमो दिखा दीजिए एक बार। ये एक फार्माजेट इंजेक्टर है जिसमें प्रॉपरली इसमें क्या होता है कि जो फार्माजेट इंजेक्टर है ये हमारे को जो मिला है इसको हमें रिफिल करना होता है। हाँ। तो इसके अंदर 3 पोर्शन है। एक पीछे जो पार्ट है इसको हम ओपन करते हैं। हाँ। और जो ये वाला पार्ट है इससे हम दवाई इंजेक्ट करते हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है इसमें एक ये पॉइंट देखना होता है कि ये रेडी है कि नहीं है। हाँ। अगर ये रेडी नहीं है तो इसको हम ओपन करके इस तरीके से इसको रिफिलिंग करेंगे। अब ये अगर इसको ये चार्ज पूरा रेडी हो गया। हाँ। इसके बाद जो हमारे को वायल दी गई है, इस वायल के अंदर एक ये फिलिंग अडेप्टर है जिसके अंदर एक कैप है जो कि काफी फाइन है। इसको हम क्या काम करेंगे कि इस फिलिंग अडेप्टर को इस वायल के बिल्कुल सेंटर में लेते हुए पूरा डेप्थ तक अंदर करेंगे। बिल्कुल
ताकि ये पूरा सेट हो जाए। उसके बाद जो निडल फ्री सिरिंज है, इसको हम इस फिलिंग अडेप्टर पर सेट करते हैं इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब ये इसमें सेट हो जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एक सिरिंज की तरह कार्य करती है, जिसमें हम दवाई को पूरा जो मार्क है रेड, और इस पर एक मार्क दिया हुआ है, यहाँ तक हम दवाई लेते हैं जी। ये वैक्सीन है जाइकोव डी। अब मतलब जाइकोव डी का प्लेसिबो है ये। अब इसके बाद क्या है कि जो मेडिसिन आ गई तो ये पूरा चार्ज हो गया। इसके बाद इस प्लेंजर को हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको हम ब्लैक बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अंदर कितनी ml सर आ जाती है? इसके अंदर 0.1 ml मेडिसिन हम देते हैं, तो एक बार में जो मेडिसिन दोनों तरफ दी जानी है वो पूरी चार्ज होके ये एक पेशेंट के लिए है। दूसरे पेशेंट के लिए हमें दोबारा से भरनी पड़ेगी। 0.2 ml हो गया। अब इस फिलिंग अडेप्टर को हम फार्माजेट इंजेक्टर में इस तरीके से सेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिल्कुल। इसके बाद इस फिलिंग अडेप्टर को हम हटाएंगे, तो ये हमारा रेडी हो गया अब इंजेक्ट करने के लिए जी। इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है और इस पेशेंट को हमें ये दवाई इस समय जो रेडी है फार्माजेट इंजेक्टर पर देनी है। हम क्या काम करते हैं कि जो पीला पार्ट है उसको प्रेस करते हुए इसको एडजस्टर बोलते हैं। जब ये पेशेंट के स्किन पे एडजस्ट कर जाएगा, उसके बाद इस प्रेस को बटन को प्रेस करेंगे तो दवाई इंजेक्ट हो गई। अच्छा, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल कहते हैं, और ये इसलिए इसको पेनलेस बोल रहे हैं क्योंकि इसमें निडल फ्री है, ये प्रेशर से अंदर स्किन में गया है। उसके बाद जब इसको पेशेंट को डोज चली जाएगी तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे बिल्कुल रेड बिन में। अच्छा, मतलब हर पेशेंट के लिए अलग अलग तरीके से हर बार तैयार करना होगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी 3 जनवरी से 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा, और इस काम को पूरा करने के लिए अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। मेरठ में 15 साल से ऊपर के आयु वर्ग के कुल 3 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। ऐसे में अधिकारी स्कूलों से संपर्क कर रहे हैं ताकि बच्चों के माता पिता बिना किसी डर के उन्हें 3 जनवरी के बाद से टीकाकरण केंद्र पर लेकर आएं और ओमिक्रॉन के दौर में बच्चों का टीकाकरण हो पाए। हमने स्कूल्स को चिट्ठी लिख दी है जिससे कि हमें एग्जैक्ट मालूम पड़ जाए कि कितने बच्चे कहाँ हैं। हमारी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इनको हफ्ते 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 15 दिन के अंदर इनको ढूंढ के वैक्सीनेट करना है। बच्चों के टीकाकरण के लिए भारत में जाइकोव डी और कोवैक्सीन को ही मंजूरी मिली हुई है। कोवैक्सीन की 2.5 ml की डोज बच्चों को 28 दिन के अंतराल में दी जाएगी और ये डोज सिरिंज से लगनी है, जबकि बच्चों को विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी की 3 डोज लगनी है। पहली डोज के बाद दूसरी डोज 28वें दिन और तीसरी डोज 56वें दिन दी जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही उन्हें जाइकोव डी वैक्सीन की पहली खेप मिल जाएगी, जिसके बाद बच्चों के टीकाकरण में उनके पास 2 वैक्सीन रहेंगी, क्योंकि ये नीडल फ्री है। जाइकोव डी बहुत अच्छी वैक्सीन है और सबसे अच्छी बात है जिन लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है तो उनको वैक्सीन ये दे रहे हैं। और ये सबसे अच्छी वैक्सीन इसलिए भी है कि डीएनए वायरस से बनी है, और एक इसकी खास बात यह है कि दोनों हाथ में लगानी पड़ेगी और इसमें किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होगा। अब हमारे पूरे मेरठ जनपद के अंदर जो चॉइस है वो भी थोड़ी बढ़ गई है। कोई कोवैक्सीन चाहता था कोवैक्सीन देंगे, कोविशील्ड हमारे पास है और जाइकोव डी भी हमारे पास आने वाली है। आपसे भी हमारी यही अपील है कि अगर आपके बच्चे की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा है तो उनका टीकाकरण जरूर कराएं। भारत में बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन को अप्रूवल मिली हुई है। जहां कोवैक्सीन सिरिंज से लगनी है तो वहीं दूसरी ओर जाइडस कैडिला की जाइकोव डी वैक्सीन, जो कि विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन है, उसे जेट इंजेक्टर के थ्रू लगाया जाएगा। ऐसे में आप सभी लोगों से जी मीडिया की यही गुजारिश है कि अगर आपका बच्चा 15 साल के ऊपर है तो अपने बच्चे को 3 तारीख को जल्द से जल्द टीकाकरण केंद्र पर ले जाएं और उसे वैक्सीनेट करवाएं। कैमरा पर्सन धीरेन साहू के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ। बच्चों और उनके अभिभावकों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह के सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब हमने कोविन ऐप के प्रमुख डॉक्टर आर.एस. शर्मा से जानने की कोशिश की। उनके जवाब सुनकर आपके मन की सारी दुविधाएं, कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी।
तो यही है कि जो बच्चों को वैक्सीन लगनी है उसे लेकर रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और किस तरह से शुरू होगा? देखिए, बच्चों को जो वैक्सीन लगनी है वो वैक्सीन वही होंगी जो कंट्रोलर जनरल जो हमारे हैं रेगुलेटर, उन्होंने जो अप्रूव की है वैक्सीन। अभी तक 2 वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, कैडिला जाइडस की और साथ साथ कोवैक्सीन की, जो बच्चों को लगेंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, तो कोई भी बच्चा जो 2007 के वर्ष से पहले और या 2007 में पैदा हुआ होगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और तीसरी बात यह है कि 3 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी वैक्सीन की, और हम अपने कोविन का जो प्लेटफॉर्म है उसको 1 जनवरी से खोल देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। बच्चों को वैक्सीन की डोज लगवाने से जुड़े क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो आप अवेयरनेस के लिहाज से, लोगों को जागरूक करने के लिहाज से इस वक्त इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहेंगे? ऐसे कोई विशेष डूज एंड डोंट्स नहीं है वैक्सीन के दृष्टिकोण से। ऑब्वियसली कोरोना के, कोविड के अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हम सब लोग और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा इस बात को एम्फेसाइज करते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमें बचना है इस पैंडेमिक से। तो वो तो है ही है। साथ ही साथ जहां तक वैक्सीन का सवाल है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की तरफ से अगर कोई और बात होगी तो वो मैं उसके लिए बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जहां तक प्लेटफॉर्म के यूज करने के बारे में सवाल है वो उतना ही आसान है जितना आसान पहले के प्लेटफॉर्म्स में रहा है, पहले वाले प्लेटफॉर्म में या इसी प्लेटफॉर्म में। जैसे अगर मान लीजिए किसी परिवार में पति पत्नी दोनों ने अपनी वैक्सीन लगवा ली है और 2 लोग रजिस्टर्ड है एक मोबाइल नंबर पर, तो अपने दोनों बच्चों को भी उसी मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चे भी तुरंत वैक्सीनेशन लेकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर पहले से कोई वैकेंसी उस मोबाइल पर नहीं है तो नए मोबाइल नंबर को यूज करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ऐसा कोई नियम और प्रोसेस में परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं, जो परिवर्तन सिर्फ बच्चों के लिए लागू है और बाकी लोगों के लिए नहीं। केवल ऑब्वियसली वही ड्रग्स बच्चों को दी जाएंगी, वही वैक्सीन दी जाएंगी जो हमारे रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव्ड हो बच्चों के लिए। सर, किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन की भी जरूरत पड़ेगी जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे माता पिता? कोई डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हर एक रजिस्ट्रेशन के साथ कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यूज किया जाएगा वैक्सीनेशन के टाइम पे, उसकी हम लिस्ट मांगते हैं, उसकी हम आइडेंटिटी मांगते हैं। तो बच्चों के केसेस में क्योंकि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हम लोग इसमें प्रोविजन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड होगा वो लग सकता है। तो आधार और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अलावा बच्चों के लिए एक अलग से डॉक्यूमेंट हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की है आईडी कार्ड की, वो भी मान्य होगा कोविन प्लेटफॉर्म पे। अफसर, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 60+ जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें किसी तरह की कोमोबिडिटीज हैं, उनके लिए प्रिकॉशन डोज की बात हो रही है सर, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? देखिए, उनकी जो प्रक्रिया है 60 वर्ष से ऊपर के ऐसे व्यक्तियों की या फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर के कैटेगरी के लोगों की जिन्होंने अपनी दोनों डोज लगवा ली हैं और जो लास्ट डोज लगवाई थी उससे 9 महीने पूरे हो जाएंगे अगर उस तिथि को, तो उस तिथि से वो एलिजिबल हो जाएंगे एडिशनल डोज के लिए या प्रिकॉशनरी डोज के लिए। नंबर 1। नंबर 2, 60 वर्ष के लोगों के लिए एक एडिशनल क्राइटेरिया है कि कोमॉर्बिडिटी का, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो इस तरह से जो लोग एलिजिबल हो जाएंगे वो लोग 10 जनवरी से ये कार्यक्रम चालू होगा। तो हम लोग 1-2 दिन पहले ही इसको खोल देंगे प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ हम लोग हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को हम संचार माध्यमों से, SMS से भी खबर करेंगे कि आपकी डोज ड्यू हो गई है। अगर उन्होंने 9 महीना पहले ही अपनी सेकंड डोज पूरी कर ली है तो, और अगर उनको कोमॉर्बिडिटी है 60 साल के ऊपर के लोगों को तो हम लोग ये खबर भी करेंगे। तो इसलिए ये 8 या 9 तारीख से हम लोग इसको शुरू कर देंगे। अगर आप दिल्ली में हैं तो नाइट कर्फ्यू पर गाइडलाइंस जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में क्या खुला रहेगा और बंद क्या क्या होगा वो हम आपको सिलसिलेवार बता देते हैं। तो दवा की दुकानें, जो केमिस्ट शॉप्स हैं, वो आपको खुली भी मिलेंगी। सिनेमाघर इस बीच में नाइट कर्फ्यू के दरमियान खुलेगा। अस्पताल खुले रहेंगे, मल्टीप्लेक्सेस वो भी खुले रहेंगे। तो जो खुला रहेगा वो बता रहे हैं आपको। पेट्रोल और CNG पंप
ये खुले आपको मिलेंगे। राजीव, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, मल्टीप्लेक्सेस बंद रहेंगे, सिनेमा बंद रहेंगे, थिएटर बंद रहेंगे, और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या क्या खुलेगा। तो पेट्रोल CNG पंप जो हैं वो खुले रहेंगे, जरूरी सामान की दुकानें भी खुली रहेंगी जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और क्या बंद रहेगा? बैंक्वेट हॉल्स बंद रहेंगे। बिल्कुल, तो ये जो रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा उसमें कुछ चीजें खुलेंगी, कुछ चीजें बंद रहेंगी। वो हम आपको बता ना कि रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कुछ चीजें बंद रहेंगी। तो जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी यूज की चीजें, वो खुली रहेंगी। तो अब 3 घंटे भी नहीं बचे हैं, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। 3 घंटे से भी कम का वक्त है। हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा। दिल्ली में आज रात 11 बजे से ये नाइट कर्फ्यू शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक रहेगा। और इसके अलावा देश में कहां कहां पर नाइट कर्फ्यू है या फिर लगने वाला है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक में 28 दिसंबर से रात को 10 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से रात को 11 बजे से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा कई राज्यों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू है। हरियाणा में क्रिसमस से ही 25 दिसंबर से ही रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। गुजरात में भी 11 बजे से रात सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। तो आसाम की बात कर लेते हैं, 11:30 बजे रात सुबह 6 बजे तक आसाम में भी नाइट कर्फ्यू है। तो यूक्रेन भले ही रूस के हमले की स्थिति में लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं की ताकत में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम आपको बताते हैं कि आखिर यूक्रेन और रूस में अगर युद्ध हुआ, हालांकि सवाल का जवाब आप जानते हैं, तो किसकी सेना में कितना दम है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसकी सेना में कितना दम है। दरअसल रूस के पास 10,14,000 सेना है, सेना की बात कर रहा हूं मैं। यूक्रेन के पास सिर्फ 2,55,000 सैनिक हैं। तो सैनिकों की संख्या के मामले में रूस काफी आगे। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें, उस मामले में भी रूस आगे है। 4,144 एयरक्राफ्ट उसके पास है। वहीं यूक्रेन के पास 285 एयरक्राफ्ट है। फाइटर प्लेन की बात करें तो फाइटर प्लेन के मामले में रूस के पास 789 है। तो यूक्रेन यहां बहुत पीछे, सिर्फ 42। रूस के पास 538 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं यूक्रेन के पास आप देख रहे हैं 3 डिजिट्स में भी नहीं, 34 अटैक हेलीकॉप्टर्स। बात अब टैंक की कर लेते हैं। रूस के पास 13,000 टैंक हैं। यूक्रेन यहां पर भी बहुत पीछे है, 2,430 टैंक ही यूक्रेन के पास है। सैन्य वाहन के लिहाज से रूस के पास 27,100 सैन्य वाहन है। वहीं यूक्रेन के पास 11,435 सैन्य वाहन है। और रूस के पास आर्टिलरी की बात करें तो 6,540 आर्टिलरी है। यहां पर भी यूक्रेन काफी पीछे है, 785 ही आर्टिलरी यूक्रेन के पास है। रूस के पास 3,860 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। वहीं यूक्रेन के पास 550 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं। और नेवी के मामले में कौन कितना मजबूत है ये बताते हैं। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो यूक्रेन के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। रूस के पास 15 डिस्ट्रॉयर्स हैं। यूक्रेन के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। वहीं सबमरीन की बात करते हैं। रूस के पास 64 सबमरीन का एक भारी भरकम बेड़ा है, तो यूक्रेन के पास एक भी सबमरीन नहीं है। अब खबर भारत में गजराज की नाराजगी की, जो इंसानों पर भारी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जंगलों के करीब मौजूद गांवों और शहरों में हाथियों की एंट्री लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया और इंसानी बस्तियों में घुसने की वजह से इंसानों की मौत तक हो रही है। पिछले 10 सालों में 10,000 से ज्यादा घर और लाखों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर, जिसके रास्ते में आने की हिम्मत जंगल का राजा शेर भी नहीं करता, जिसकी चिंगार सुनकर सारे जंगल के कान खड़े हो जाते हैं। सबसे ताकतवर, सबसे विशालकाय। ये हाथी अगर पालतू हो जाए तो इंसान का सबसे वफादार साथी बन जाता है, लेकिन बिन बुलाए इंसानों की बस्ती में पहुंच जाए तो इंसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। और आजकल इंसानी बस्तियों में जंगलों से बार बार आने वाले बिन बुलाए मेहमानों की आवक लगातार बढ़ती जा रही है और इंसानों की बस्तियों में इसका खौफ भी नजर आ रहा है। देश के 2 राज्यों में हाथियों के इंसानी बस्तियों में घुसने की घटना लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, जशपुर और कोरबा इलाके
हाथियों के आक्रामक अंदाज के गवाह बने हैं। वहीं झारखंड के हजारीबाग और जमशेदपुर में हाथियों का आक्रामक अंदाज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां हाथियों का आना गांव के लोगों के लिए आफत बना है। तस्वीरें देखिए किस तरह गांव वाले हाथियों के हमले के बाद आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसी तरकीबें काम कर जाती हैं, लेकिन अक्सर हाथियों का झुंड आता है और कुछ इस तरह की तबाही छोड़ जाता है। सूरजपुर में पिछले कई दशकों से हाथियों का आना जाना है, लेकिन लगभग पिछले 1 दशक से इस जिले में हाथियों का आतंक अपने चरम पर है। हाथियों के हमले के बाद इन गरीब ग्रामीणों के पास ना तो मकान बचा है, ना फसल। यही परेशानी है कि हम लोग ना खाना बना पाते हैं, ना खा पाते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे लिए हैं, अब सब लोग भाग रहे हैं। कोई गिर रहे हैं, कोई छत पर चढ़ पाते हैं, कोई चढ़ नहीं पाते हैं। किसको टांग के चढ़ाते हैं, किसको खींच के चढ़ा रहे हैं। हाथी से हम लोग 4-5 साल से लगातार जूझते आ रहे हैं और आज भी जूझ रहे हैं, और वो 4-5 साल का परेशानी आज भी हमारी दूर नहीं हो पाई है। छोटा छोटा बच्चा है, भूखे रह रहे हैं, प्यासे रो रहे हैं, तो हम लोग को रहने के मकान नहीं है। फिलहाल पिछले 10 साल में इंसानी बस्तियों में हाथी के घुसने की घटना के बाद 20 से ज्यादा हाथियों की मौत हुई है, 310 गांव वालों की मौत हुई है, 169 लोग घायल हुए हैं और 1,20,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल की बर्बादी हुई है। 120 पालतू पशुओं की भी मौत हुई है। वहीं 12,000 से ज्यादा मकान हाथियों की झुंड ने तोड़ दी। सरकार की ओर से इन गांव वालों को 16 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। इसी महीने की बात की जाए तो हाथियों के हमले में लगभग 10 गांव वाले अपनी जान गंवा चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हुई है और दर्जनों मकान नष्ट हुए हैं। एक गांव एक व्यक्ति को हटने की जरूरत नहीं है, ना किसी को हटाया जाना है। और उदयपुर के क्षेत्र के गांव तो पता नहीं उसमें आए भी हैं कि नहीं, मेरे ख्याल से आए भी नहीं होंगे। उदयपुर का क्षेत्र गांवों का जंगल उसमें आ सकता है, राजस्व क्षेत्र शायद ही उसका हिस्सा बना होगा। तो आपने डिटेल में देखा किस तरह गजराज का गुस्सा और किस तरह की तबाही इस गुस्से के चलते झेलनी पड़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.